हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या बात करी थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी। रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने देखा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हमने देखा। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है और एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे जो है वो एक तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब जो है वो हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और रेट लो एक्सप्रेशन जो है ना इस टॉपिक का बहुत ही यू कहो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चल रहा है, तो इसको समझना और इसको निकालना, कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चल के हम अलग अलग तरीके के ऑर्डर की रिएक्शन भी देखेंगे। जैसे पर्टिकुलरली हम केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे, पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या nth ऑर्डर रिएक्शन की भी बात हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो अब देखना जरा कि आज हम यही से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि जो रेट लो एक्सप्रेशन था ना उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने लिखा था और लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड पर था कि ऑर्डर कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे जो है वो एक तरीके से किसी रिएक्शन का फाइंड करेंगे। अब देखो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट लो एक्सप्रेशन है ना, ये पहली बात तो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। और ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी रिएक्शन के रेट लो एक्सप्रेशन में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, इवन हम कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में किसी भी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं आएगी। कोई भी इंटरमीडिएट जो होगा ना वो कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर में रेट लो एक्सप्रेशन में जो अपने पास इंटरमीडिएट अगर कोई भी बनता है तो वो कभी भी जो है वो रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जा सकता, या यूं कहो कि एक्सपेरिमेंटली कभी आएगा ही नहीं। एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिएक्शन की रेट इंटरमीडिएट पर डिपेंड ही नहीं करेगी, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं कि रेट लो एक्सप्रेशन इन rate law expression of any reaction, rate law expression of any reaction, ठीक है। concentration of reactant or product can be written generally, but in some case concentration of intermediate या in some case concentration of catalyst can also be written। ठीक है, और ये सारी चीजें ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल है, can also be written, but the concentration of any intermediate will never be written in rate law expression। ठीक है, कि कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में हम जो है वो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे। और हम कौन होते हैं लिखने वाले, एक्सपेरिमेंटली आएगा ही नहीं। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ सकती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ सकती है, इवन कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन भी रेट लो एक्सप्रेशन में लिखी जा सकती है। लेकिन कभी भी जो है ना वो किसी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन जो है वो आएगी नहीं। ठीक है, कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई रिएक्शन है 2A + 3B इज कन्वर्टिंग इनटू 2D + C, ये कोई रिएक्शन है मान लो, है ना। अब रेट लो एक्सप्रेशन इसका, रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है, तो रेट लो एक्सप्रेशन इसका ये आएगा R = K और A की पावर कितनी X और B की पावर Y। अब ये जो चीज है ना ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल कि A की पावर X कहां से आई,
एक्सपेरिमेंट करके बाद में जो है वो हमने कैलकुलेट किया है कि ए की पावर कितनी आएगी, एक्स आएगी। बी की पावर वाई कहां से आई, एक्सपेरिमेंट से आई है कि बी की पावर कितनी आएगी, वाई आएगी, है ना। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है। जैसे एक दो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मैंने कहा ना कि जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो आती ही आती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो हम लिखते ही लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये तो किसी भी रिएक्शन के लिए जनरली लिखी जाती ही है। लेकिन कई केसेस में जो है वो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। जैसे आप देखो जरा कि एक रिएक्शन है हमारे पास, क्या 2 या 2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू 3O2, ठीक है। अब ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि जो R है ना इसकी वैल्यू होती है K। तो भैया इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि R इक्वल होता है K और O3 की पावर 2 और ये आएगा O2 की पावर -1। और ओवरऑल जो ऑर्डर है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास आता है कितना, फर्स्ट। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो भैया ये एक्सपेरिमेंटल कहां से आया, ये हमें कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटल से, ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन है हमारे पास 2SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO3, 2SO3। ये रिएक्शन जो है वो NO कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट है NO। और ये देखा जाता है कि R इक्वल टू K, O2 की पावर 1 और यहां आएगा NO की पावर 2। ये इस तरीके से जो रिएक्शन रिलेट करती है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो उसका ऑर्डर क्या आ गया, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आ गया कितना, थर्ड। ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। तो यहां पर देखना जरा कि हम रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी आपको हो सकता है देखने को मिले कि किसी रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली आपने चेक किया, आपने जो ये चेक किया कि इस रिएक्शन की रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो उनमें जो वो एक तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है और साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है। इसके अलावा यहां पर आपने देखा कि रिएक्शन की रेट किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो रिएक्शन की रेट जो है वो O2 की कंसंट्रेशन पर, जो कि रिएक्टेंट है, और रिएक्शन की रेट कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है। लेकिन कभी भी किसी इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है ना, अभी हम समझेंगे कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता उसकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। थोड़ा सा जो है वो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर देखो जरा कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जरा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो टॉपिक इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखना कि जो मॉलिक्युलरिटी है रिएक्शन की, ठीक है। तो रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है ये क्या होती है, जिसकी नाम से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उनको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके दोनों के दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन हो जाएगी बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्युलरिटी इज 2। रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी कितनी, 3, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच takes part in reaction to convert into product by effective collisions between molecules, ठीक है। तो भैया ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होती है, और इफेक्टिव कोलिजन्स होने की वजह से जो है वो, जब मॉलिक्यूल में कोलिजन होगी और कोलिजन होने की वजह से जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उसी को जो है वो क्या बोलेंगे, एक तरीके से मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक्स पार्ट इन रिएक्शन टू कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट बाय इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड है और वो है इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। देखो जरा,
तो भैया ये इफेक्टिव कोलेजन का मतलब क्या होता है ये समझना कि कोई गैसियस सैंपल है अपने पास, ठीक है, मान लो या कोई भी सैंपल है अपने पास, जैसे मान लो रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन हो रही है और ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन होने से प्रोडक्ट बन रहा है। तो होता यह है कि आगे चल के हम पढ़ेंगे एक आर्रेनियस कोलेजन थ्योरी, है ना। तो कोलेजन थ्योरी ये कहती है कि भैया जब भी प्रोडक्ट बनता है ना किसी भी रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट बनने के लिए ये जरूरी है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, कोलेजन हो, इनके बीच में टक्कर हो। अब टक्कर जब होगी तब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन भैया हर एक कोलेजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हर एक कोलेजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। प्रोडक्ट जो है वो कुछ एक कोलेजन से ही बनता है और ऐसी कोलेजन्स जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो और प्रॉपर डायरेक्शन में हो, उनसे ही प्रोडक्ट बनेगा। हर एक कोलेजन से कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगी, जो प्रॉपर डायरेक्शन में होगी, केवल वो ही कोलेजन्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और उनको ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलेजन बोलते हैं। तो मैं पहले ये लिख देता हूं कि द कोलेजन्स which occurs in a proper direction and proper orientation are known as effective collagens, ठीक है। तो उनको ही हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलेजन्स बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, है ना, कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ए बी प्लस ए इज कन्वर्टिंग इनटू A2 प्लस बी। ये जैसे कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जो है वो क्या हो रहा है भैया, प्रोडक्ट बन रहा है, A2 और B प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमें समझना है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि यहां पर रिएक्शन ऐसी हुई कि A2 अपने पास AB मॉलिक्यूल है ना, तो AB मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, एक तो ये है, और इधर से जो है वो अपने पास AB आया और इधर से जो है वो कौन आया, A आया। एक तो ये कोलेजन हो रही है, इस तरीके से कोलेजन हो रही है, ठीक है। दूसरी कोलेजन ऐसी है कि एक तो जो है वो इधर से अपने पास इस तरीके से कोलेजन हो रही है। मान लो ये AB मॉलिक्यूल है, ठीक है, और AB मॉलिक्यूल है, इधर से तो AB आया और इधर से जो है वो अपने पास B आया या A आया, ठीक है, और यहां पर जो वो एक सेकंड कोलिजन ये है, इस तरीके से कोलिजन होती है। तो आप ये मान सकते हो यहां पर ए जो बी के साथ टकरा रहा है, तो यहां पर तो जो है ये कोलिजन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन यहां पर जब ये टकराएगा तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये केवल एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ऐसा ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पहले बीच में जो इस तरीके का एक बीच में इंटरमीडिएट या यू कहो कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो वो ए और बी के बीच का बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ए के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन आ जाएगी और साथ में जो है यहां पर बी क्या हो गया, अलग हो गया। ये जो कोलिजन हो रही है ना यहां पर, ये है भैया, इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। तो केवल और केवल ध्यान ये रखना है कि जो इफेक्टिव कोलिजन होती है ना, प्रोडक्ट उसी से बनता है। कभी भी जो है वो सारी कोलेजन 100% कोलेजन कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। केवल वो ही कोलेजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है जिनसे जो है वो क्या बनता है, प्रोडक्ट, जिनसे जो है वो जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो और जो जिनकी डायरेक्शन सही हो, केवल वही कोलेजन क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर जो इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम इफेक्टिव कोलेजन नहीं बोल सकते, इसको हम इफेक्टिव कोलेजन बोलेंगे। तो इफेक्टिव कोलेजन आप ऐसे भी बोल सकते हो, या मॉलिक्युलरिटी जो है ना रिएक्शन की, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो मॉलिक्युलरिटी की, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट। कि भाई ट्रांजिशन स्टेट में जितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट में बनाने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही मॉलिक्युलरिटी है। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तभी बनेगी जब मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में और प्रॉपर डायरेक्शन में जो है वो कोलाइड करेंगे आके, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूं, मॉलिक्युलरिटी कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज number of molecules which forms transition state, ठीक है, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट, जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे वो ही क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी होगी। अब देखना
कि यार ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है इधर से आए, एक मॉलिक्यूल इधर से आए, ऐसा तो है नहीं कि आधा मॉलिक्यूल इधर से आ गया और आधा मॉलिक्यूल इधर से आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो हमेशा एक कंप्लीट इंटीजर या नेचुरल नंबर होगी, कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्युलरिटी इज ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और कभी भी जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होगी। तो मैं ये बोलूंगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन विल नेवर बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विल नेवर बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू और जीरो और नेगेटिव, ठीक है, कि भाई किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है ना कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं आएगी, फ्रैक्शनल नहीं आ सकती कभी भी, है ना। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि भाई यहां पर 3/4 मॉलिक्यूल तो ए बी का और जो 1.3 मॉलिक्यूल जो ए का आया और कोलेजन किया, ट्रांजिशन स्टेट बनाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। हमेशा जो है वो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, एक कंप्लीट इंटीजर होगी। दूसरा जो है वो ये कभी भी जो है वो जीरो नहीं हो सकता कि जीरो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, नहीं बोल सकते। -3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये है मॉलिक्युलरिटी। फिर एक चीज और देखो कि भाई मॉलिक्युलरिटी की जो वैल्यू है ना किसी भी रिएक्शन के लिए, कभी भी जनरली मॉलिक्युलरिटी जो है वो 3 या 3 से कम तक होती है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी जो है या तो 3 होती है या फिर 3 से कम ही होती है। अक्सर 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी वाली रिएक्शंस जो है वो ऑब्जर्व नहीं होती है। देखो जरा क्यों। क्या मॉलिक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन इज generally up to 3 or less than 3, ठीक है। अब 3 ही मॉलिक्युलरिटी होती है, क्योंकि हमने बोला ना कि जो है वो मॉलिक्युलरिटी होती क्या है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं और प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं, जिनमें इफेक्टिव कोलिजन हो रही है, ठीक है, तो उनके नंबर को ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। अब 3 ही क्यों होती है, 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती है, 3 तक होती है ना, 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक साथ सेम डायरेक्शन में, मतलब सही डायरेक्शन और सही ओरिएंटेशन में जो कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। कि यार कोई गारंटी नहीं है कि चारों मॉलिक्यूल एक साथ आए, एक ही टाइम पर सही एक ही डायरेक्शन में आए, और जो वो सारे के सारे जो उनका सबका ओरिएंटेशन भी क्या हो, सेम हो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जो है वो जनरली कहां तक होती है, 3 तक की होती है। 3 से ज्यादा जो है वो मॉलिक्युलरिटी वाली रिएक्शंस जो है वो बहुत ही रेयर है, न के बराबर ऐसी रिएक्शंस होती है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, बिकॉज द probability to colloid more than 3 molecules in a proper direction and proper orientation is very less, ठीक है। कि भाई मॉलिक्युलरिटी जो है वो 3 या 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती है, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराने की जो संभावना है ये बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जनरली 3 तक ही होती है। फिर आप देखना जरा कि हमारे पास 2 तरीके की रिएक्शंस है। चलो ये तो हम अभी पढ़ लेंगे कि 2 तरीके की रिएक्शंस होती है। एक तो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, एक जो है वो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, और दोनों में मॉलिक्युलरिटी और इसमें जो है वो कैसे जो है वो हम मॉलिक्युलरिटी चेक करते हैं। अब जो चीज है ना वो है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म।
देखो इसी चीज को जो है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही जरूरी टॉपिक है और यहां पर हम एक चीज पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो देखो जरा कि मैं पहले तो ये लिखूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है भैया जी, मैकेनिज्म के बेसिस पर रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है ना। एक तो हमारे पास होती है जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, दूसरी जो होती है इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है कि भाई मैकेनिज्म के बेसिस पर रिएक्शन दो तरीके की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनको हम सिंपल रिएक्शंस भी बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो कि क्या होते हैं ये, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, ये हम बोलते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन होगी एक ही सिंगल स्टेप में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलेंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है ना, ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। तो मैं ये लिखूंगा रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन ए सिंगल स्टेप। ठीक है, रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन ए सिंगल स्टेप will be elementary reaction। ठीक है, तो जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, क्योंकि एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो इनमें वास्तव में किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है ना। तो नो इंटरमीडिएट will form in reaction only transition state will form। तो भैया कोई जो है वो इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है, केवल और केवल क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट से डायरेक्टली क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन होती है तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि भाई फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। ये बहुत ही जरूरी लाइन है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, इनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इन दोनों की वैल्यू कैसी आती है, सेम ही आती है। एक्सपेरिमेंटली भी जो है वो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो ही आएगा जो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। देखना कैसे। तो ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन डिफाइंड as number of molecules which forms transition state। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल जो वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे वो ही जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही क्या होती है, एक तरीके से मॉलिक्यूलरिटी होती है। अब होता यह है कि ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जितना ऑर्डर आता है वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन will be equal to sum of stoichiometry
कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है कि भाई कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के इक्वल होगी। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है एग्जांपल के लिए कि 2A प्लस B इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा विल बी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन एनी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगी। जैसे ये रिएक्शन है, अगर आपको मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करना है तो मॉलिक्युलरिटी यहां पर कितनी रहेगी, मॉलिक्युलरिटी रहेगी कितनी 3। ठीक है, कि 2 तो A का और 1 किसका B का, तो टोटल मॉलिक्युलरिटी कितनी रहेगी रिएक्शन की 3 रहेगी। और अगर इसके लिए हम देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना है 3 है। अगर इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखे तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना A की पावर 2 और B की पावर कितना 1। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करके हम निकालेंगे तो भी जो है वो ये ऐसा ही आएगा, है ना, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, ध्यान रखना। और जब एक्सपेरिमेंटल करके किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट करके रेट लो एक्सप्रेशन निकालते हैं तो रेट लो एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आता है, डायरेक्टली जो है वो आप लिख सकते हो कितना, जो भी A की पावर है, जो भी A के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर लगा वो पावर में लगा दो, और B के आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा वो भी कहां लगा दो, पावर में। बस शर्त ये है रिएक्शन एलिमेंट्री होनी चाहिए, है ना। तो ये तो है अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ग्राफ अगर बनाना चाहो रिएक्शन की प्रोसेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो देखना कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आता है। हालांकि ये ग्राफ बनाना हम आगे भी सीखेंगे। तो फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, तो ग्राफ जो आएगा ना, 2 चीजों के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। एक तो जो है वो अपने पास इधर तो है भैया प्रोसेस ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दूसरा जो है वो इधर एनर्जी चेंज, या फिर आप यूं कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी। इनके बीच में जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये एनर्जी लेवल जो है ये तो है रिएक्टेंट का, है ना, और ये जो एनर्जी लेवल है दिस इज रिएक्टेंट, और ये जो एनर्जी लेवल है ये है प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो है ये है भैया जी ट्रांजिशन स्टेट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है। इस ग्राफ को हम आगे भी समझेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो केवल एक ट्रांजिशन स्टेट आपको मिलती है, और जबकि जो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उनमें ट्रांजिशन स्टेट जो वो आपको एक से ज्यादा मिलेगी और बीच में इंटरमीडिएट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये तो हुई बात किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन की। हमारे पास कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो उसके लिए डायरेक्टली आप केवल रिएक्शन देख के रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर हम बात करें ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो देखना जरा कि अब हम बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, तो जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने बोला कि ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में, केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उनको तो हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो जो है वो कभी भी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी, उनको कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे। तो नेक्स्ट इज सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, देखना जरा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है। तो मैं बोलूंगा कि रिएक्शंस which completes in more than one steps, ठीक है, will be complex reaction, will be complex reactions। ठीक है, कि जो रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। एक से ज्यादा स्टेप में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखना क्या जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, इनके लिए हम बोलेंगे कि एनी इंटरमीडिएट विल फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन में जरूर जो है वो यहां पर कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लो, है ना, कि जैसे ये रिएक्शन हो गई, AB प्लस C इज कन्वर्टिंग इनटू D प्लस कुछ X, कुछ इस तरह की रिएक्शन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो आपको बोल दिया कि 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जैसे स्टेप फर्स्ट।
ठीक है, आपको ये बोल दिया स्टेप फर्स्ट में जो है वो ए बी इज कन्वर्टिंग इनटू वाई प्लस एक्स, ये स्टेप फर्स्ट है। और स्टेप सेकंड में जो है वो आपको ये बोल दिया कि सी इज कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस वाई, है ना, सी प्लस वाई इज कन्वर्टिंग इनटू डी। ये हमारे पास इस तरीके से कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखना जरा कि ए बी ठीक है, ए बी रिएक्शन का क्या है, एक तरीके से जो वो रिएक्टेंट है, सी भी ठीक है रिएक्टेंट है, डी जो है वो प्रोडक्ट है, एक्स भी प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन में जो वाई है ना, वाई क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट है, तो वाई इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। वाई जो है वो इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है। अब यहां पर जो है वो आप देखो रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई, 2 स्टेप में कंप्लीट हुई। आपको ध्यान ये रखना है कि जो अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उसका हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये कंप्लीटली ओवरऑल इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये वाली रिएक्शन बननी चाहिए। ये रिएक्शन बन रही है क्योंकि एक रिएक्शन में जितने भी स्टेप है इनको कंप्लीट करने पर नेट रिएक्शन बननी चाहिए। और भैया रिएक्शन का हर एक स्टेप, ये रिएक्शन खुद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होगा, हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि ईच स्टेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल बी एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। तो भैया हर एक रिएक्शन का, जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका हर एक स्टेप अपने आप में क्या होगा, एक एलिमेंट्री स्टेप होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। जैसे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन आपको मैं बोलूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हो कितना, 1। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो ही एलिमेंट्री रिएक्शन में किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर जो 1, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। ये हमारे पास है। फिर इसके बाद देखो जरा कि अगर हर एक स्टेप एक जो है वो एलिमेंट्री स्टेप होता है, तो अगर इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाओगे या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी के साथ कर्व बनाओगे, तो इधर है अपने पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखो जरा, इसमें क्या होगा ना, 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप में 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपके पास। और इस तरीके से जो वो रिएक्शन जो वो आगे बढ़ेगी, इस तरीके से रिएक्शन बढ़ेगी। भैया ये तो है सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये है हमारे पास एनर्जी लेवल किसका, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल और ये है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, और ये है भैया इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल है, एक तरीके से दोनों के बीच में रहेगा इंटरमीडिएट की एनर्जी ना तो बहुत ही ज्यादा होती है, ना इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत ही कम होती है ना। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो हमेशा सबसे ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शन में सबसे कम स्टेबल स्पीसी होती है क्योंकि एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद देखो जरा कि जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है, ठीक है। और जो स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, जो सबसे स्लो स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में तो स्टेप एक ही होगा, वही जो है वो स्लो, वही फास्ट, जो भी है वही है। तो रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होता है इसको हम बोलेंगे RDS, रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि स्लो स्टेप ऑफ any complex reaction will be RDS, है ना। RDS बोले तो ये हो जाता है अपने पास रेट डिटरमिनाइजिंग स्टेप, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ना, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होगी, पूरी ओवरऑल रिएक्शन की जो रेट होगी ना, वो इस पर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगी। कैसे कि भाई देखो ये स्टेप अगर स्लो हो रहा है, मान लो A और B Y और X में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत ही कम है, स्लो है, तो इसका मतलब क्या है कि Y जो है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये धीरे बन रहा है। और अगर Y धीरे बन रहा है तो इस वाली रिएक्शन में Y प्रोवाइड नहीं होगा, तो भैया ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर Y यहां तेजी से बन रहा है तो ये रिएक्शन भी तेजी से होगी। और ये वाली रिएक्शन फास्ट है, फास्ट रिएक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्लो स्टेप होता है ओवरऑल कंप्लीट पूरे रिएक्शन की रेट जो वो केवल किस पर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी कुछ एक पॉइंट और हमें पढ़ने हैं। भैया देखो जरा
कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर हम मॉलिक्युलरिटी की बात करें ना, तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, कि मॉलिक्युलरिटी जैसे आपको बोल दिया कि ये रिएक्शन है, अब इसमें मॉलिक्युलरिटी कितनी है, ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूल क्या होगी, तो डिफाइन नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भैया हम नहीं बोल सकते कि कौन से स्टेप में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगी ना वो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, और कौन से स्टेप में ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल काम में आए हैं इसके बारे में कुछ क्लियरली नहीं बोला जा सकता है। तो मैं ये लिखूंगा कि मॉलिक्युलरिटी is not defined for complex reaction। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा, तो ये है अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। अब आपको जो है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस समझना है दोनों रिएक्शंस के लिए। हम जो वो सारी जो वो एक चार्ट से बात करेंगे इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। देखो जरा कि एक तरफ तो है अपने पास मॉलिक्युलरिटी, एक तरफ है ऑर्डर। देखना भैया दोनों में जो वो क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की, तो डेफिनेशन यही है कि मॉलिक्युलरिटी जो है ना, चलो हम जो है वो इसी से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी जो है हम ये बोलेंगे कि इट इज या इट कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, केवल और केवल किसके लिए डिफाइन होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होगी। जबकि ऑर्डर कैन बी डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के लिए डिफाइन हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, फिर एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर मॉलिक्युलरिटी होती क्या है, इट इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इट इज सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एनी एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है वो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना उनका सम होगा, है ना। जबकि ऑर्डर जो है वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन या सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, कि जो भी रेट लो एक्सप्रेशन होता है ना, उस रेट लो एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस आपके पास लिखे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के हो, चाहे प्रोडक्ट के हो, चाहे कैटलिस्ट हो, तो ऑर्डर जो हो क्या होते हैं, उन सब के एक्सपोनेंट्स की सम के इक्वल होगा। और ये जो है वो हम बोलेंगे एक तरीके से इनमें डिफरेंस हो गया। फिर इसके अलावा देखना जरा और भी डिफरेंस होता है, ये तो मैं मिटा देता हूं कि अगला डिफरेंस जो है वो क्या आएगा कि मॉलिक्युलरिटी जो है ना वो कभी भी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्या रेट लो एक्सप्रेशन और मॉलिक्युलरिटी ये दोनों चीजें जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है कि डायरेक्टली देख के बता रहे हैं हम, थ्योरेटिकली बता रहे हैं, लेकिन मैंने बार बार आपको बोला है कि जो ऑर्डर है ये कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो मैं ये बोलूंगा मॉलिक्युलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। जबकि ऑर्डर जो है ना रिएक्शन का, ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ना। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू,
ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं। जबकि मैंने कहा कि ये पहली बात तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन होगा, दूसरी बात डायरेक्टली रिएक्शन देख के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको क्या करना, आपको ऐड करना है, जो भी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। फिर इसके बाद देखो जरा कि मॉलिक्यूलरिटी इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड इट विल नेवर बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू और जीरो और नेगेटिव, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये एक कंप्लीट इंटीजर होता है, कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, या यू कहो कि ये कभी भी जो है वो हम बोलेंगे कि नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा जो क्या है कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल with respect to any species in rate law expression कि भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी स्पीसी है तो उस स्पीसी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना वो नेगेटिव हो सकता है, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या है, डिफरेंस है। अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन है ना, इससे सबसे ज्यादा जरूरी पोर्शन यही है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर जो है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, है ना, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ये दोनों वैल्यूज कैसी होती है, सिमिलर होती है। कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसा आएगा, एक ही आएगा। तो वहां पर तो हम देख के बता देंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। लेकिन जो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें तो पता ही नहीं है मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है, और वहां हम नहीं बोल सकते कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होगा, ठीक है। अब देखो कि फिर कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है और वो यही है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखना जरा कि इसमें कुछ एक स्टेप है ना, और वो स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए जो हम क्या बताएंगे, एक तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। फिर इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि यहां से जो इस पॉइंट से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आप समझो जरा कि कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूं कि ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय आरडीएस, ठीक है, कि भाई जो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर है ना उसको आप आरडीएस से क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी सबसे स्लो स्टेप है आपको उसको पकड़ के चलना है, और उसी से हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो है वो एक तरीके से उसका प्रेडिक्ट करेंगे या ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन करेंगे। अगर मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और अगर उसकी मैकेनिज्म नहीं है ना, और उसमें मैकेनिज्म में ये नहीं लिख रखा है कि मान लो मैकेनिज्म है और ये नहीं लिख रखा है कि कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है, या इसका कोई हिंट नहीं दिया है, तब हम ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। हमें आरडीएस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर देखो कि बिकॉज एवरी स्टेप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is elementary, so we can write the rate law expression for RDS directly by reaction, ठीक है।
भैया देखो, हमारे पास जो है वो कंडीशन ऐसी है कि आपको एक रिएक्शन देगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, उसके कुछ एक स्टेप देगा, उनमें से कुछ स्टेप स्लो होंगे, मतलब कोई एक स्टेप स्लो होगा, बाकी सारे फास्ट होंगे। आपको स्लो स्टेप से जो, क्योंकि स्लो स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, तो स्लो स्टेप से डायरेक्टली जो आपको क्या लिख देना है, आरडीएस लिख देना है। अब ध्यान यह देना है कि भाई इफ रिएक्टेंट्स present in RDS step is similar as main reaction है ना, या similar as net given reaction, similar as net given reaction, then order of RDS step will be the order of whole reaction। ठीक है, इस लाइन का मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये सारे पॉइंट जो वो एक्सप्लेन करूंगा। इफ any intermediate is present in RDS step या in rate law expression of RDS step, in rate law expression of RDS step, then first this intermediate is removed by the help of other steps। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि भाई सबसे पहले अगर कोई इंटरमीडिएट है ना, तो बाकी के जो दूसरे स्टेप है उनसे उस इंटरमीडिएट को हटाना होता है। अब इसी को जो है वो हम एक एग्जांपल से या क्वेश्चन समझते हैं। देखना जरा, इसको क्वेश्चन समझेंगे। आपको ये बोला है कि एक रिएक्शन गिवन है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। रिएक्शन इज गिवन एज 2O3 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 3O2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए आपको मैकेनिज्म गिवन है। ठीक है, और मैकेनिज्म ऐसे है, ये सब कुछ गिवन होगा कि मैकेनिज्म सबसे पहले रिएक्शन स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो मान लो ये रिएक्शन हो रही है कुछ ऐसे कि O3 इज कन्वर्टिंग इनटू O2 प्लस O। ठीक, ये इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। स्टेप सेकंड में ये रिएक्शन हो रही है कि O3 प्लस O इज कन्वर्टिंग इनटू 2O2। ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो जी, ये जो है ये आपको बोल दिया ये रिएक्शन का स्लो स्टेप है और ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो कि आपको क्या करना है, हमें ये पता है कि ओवरऑल इन दोनों से ये वाली रिएक्शन बननी चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पर तो बिल्कुल इन दोनों को ऐड करने पर ये वाली रिएक्शन बन रही है। और अब हमें इनसे ही क्या करना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है। हम जो एक एक करके इन स्टेप को, इस प्रोसीजर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे मान लो इसके लिए जो है आपको बोल दिया K बोल दिया, इसके लिए जो है वो, या इसके लिए जो है वो वैल्यू आ गई K डैश, इसके लिए K1 और इसके लिए K2, और ये है अपने पास इसका रेट कांस्टेंट है क्या, K। तो आपको ये भी बोल सकता है, देखो जरा, कि कैलकुलेट या डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, फिर आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K डैश। ठीक है, आपको ये बोल दिया कि भैया इन सब के टर्म में जो वो K की वैल्यू भी बताओ, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है।
अब इसको स्टार्ट कहां से करें अगर ऐसा क्वेश्चन आए। देखो ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में खूब बार आया है ना, नीट में भी आया है, जेईई मेंस में भी जो है उस तरीके से ऑर्डर या मैकेनिज्म से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट करें। आप सबसे पहले जो उसको स्टार्ट करोगे आरडीएस से, क्योंकि हमें यह पता है कि जो अपने पास एक रिएक्शन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है। ठीक है, कि कोई भी हो, चाहे वो स्टेप फर्स्ट हो चाहे वो स्टेप सेकंड हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप जो वो क्या है, एलिमेंट्री स्टेप है। और एलिमेंट्री स्टेप के लिए हम बताते हैं कि भाई ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होते हैं, और डायरेक्टली देख के हम यहां से बता सकते हैं कि रिएक्शन में, जैसे यहां पर मैं अगर देखूं, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये मैंने जो है शायद इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो देखो कि भाई इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये जल्दबाजी में गलती लिख दी है मैंने। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये वाला रिएक्शन जो है स्टेप जो है वो फास्ट है, और इसके लिए जो है वो ये है भैया के डैश, ये K1 और ये K2 ऐसा है ये, और ये वाला जो है वो स्लो स्टेप है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्लो स्टेप को देखना है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि फ्रॉम आरडीएस, देखना जरा कि आरडीएस क्या कहता है। फ्रॉम आरडीएस, आरडीएस ये कहता है कि रिएक्शन की जो रेट होगी ना, इसके लिए डायरेक्टली इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या आएगा, K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ O3 और कंसंट्रेशन ऑफ O। अब मैंने आपको ये लिखवाया उसमें कि अगर आरडीएस स्टेप में वो ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, आरडीएस स्टेप में मान लो इंटरमीडिएट है ही नहीं, कोई भी रिएक्टेंट या कोई ऐसे स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि मेन रिएक्शन में गिवन है, जैसे मेन रिएक्शन में O3 है O2 है, और आरडीएस स्टेप में O3 और O2 के अलावा अगर कोई और नहीं है, तो जो आरडीएस स्टेप का ऑर्डर होगा वो ही नेट रिएक्शन का ऑर्डर होगा। लेकिन यहां पर देखना O3 तो ठीक है, लेकिन O2 जो है वो जो O है ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है, और ये अगर इंटरमीडिएट है तो इस इंटरमीडिएट को आपको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएंगे, तो बाकी के जो दूसरे स्टेप है ना उनसे हटाएंगे। जैसे स्टेप फर्स्ट, मैं ऐसा बोलूंगा फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेप है ना, तो फर्स्ट स्टेप से हम अगर फर्स्ट स्टेप के लिए के इक्विलिब्रियम लिखें, अच्छा याद करो जैसे हमने जो है वो पिछले केमिकल इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम लिखना सीखा था। के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखने का तरीका होता है केसी का। या फिर यूं कहो कि एक और बताया था, देखो ये है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, K1 अपॉन K2, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। और हमें क्या करना है यहां से जो है वो, क्योंकि O को हटाना, तो मैं एक काम करता हूं O की कंसंट्रेशन यहां से निकालता हूं और इसको जो फर्स्ट इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ O ये कुछ इस तरीके से आ गई, K1 कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय K2, और नीचे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2। देख लो जरा, और इसकी जो है जो वैल्यू है ये मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो R इक्वल टू हमारे पास आ गया K डैश, O3 तो एज इट इज है पहले से है, अब इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू आ गई K1 डिवाइड बाय K2 कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। देखना जरा कि सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो R इक्वल टू आ गया K डैश इंटू K1 बाय K2, और ये आ गया भैया O3 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और O2 की पावर आ जाएगी कितनी, -1। अब देख लो जरा एक बार और चेक कर लो, जब सारे इंटरमीडिएट हट जाए ना, तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन बनता है वो ही नेट रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। इसमें जो अब कोई इंटरमीडिएट नहीं है, O3 है O2 है, तो मैंने कहा रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या कैटलिस्ट तो आ ही सकते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा कभी, तो ये दोनों तो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही है। इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन का, ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अब मैं जो इसको यूं लिख सकता हूं, देखो R इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ O3 और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1, और K की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को जो है वो क्या करूंगा, एक तरीके से जो कंपेयर करूंगा, तो K की वैल्यू इक्वल आएगी किसके, K डैश इंटू K1 डिवाइड बाय K2 के इक्वल आएगी। तो ये तो आ गई K की वैल्यू, और ऑर्डर रिएक्शन का कितना आएगा, कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा कितना, ये इसका स्क्वायर 2 - 1 कितना 1। तो कंप्लीट रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी, जिसमें से हम बोलेंगे कि O3 के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है और O2 के रेस्पेक्ट में कितनी है, -1 ऑर्डर की है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आएगा, कि जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, है ना,
जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, एक रिएक्शन आपको दी है NO2 प्लस F2, ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए ये गैस है और ये भी गैस है। इस रिएक्शन में बन रहा है NO2 F2 गैस, ठीक है, और इसके लिए आपको मैकेनिज्म दी है, और मैकेनिज्म जो है वो कुछ यूं है कि स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जो क्या हुआ कि NO2 और F2, ये अपने पास ऐसा है भैया NO2F, और साथ में जो है वो जैसे ये दे दिया अपने पास F2, ठीक है, 2F2, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म ये दिया है कि स्टेप फर्स्ट NO2 प्लस F2, ये बना NO2F और साथ में F, ठीक, और स्टेप सेकंड ये आपको दे दिया कि भाई NO2 प्लस F इज कन्वर्टिंग इनटू NO2F। ये दो स्टेप है। आपको ये बोला है कि ये वाला जो है वो स्लो स्टेप है और ये है फास्ट स्टेप, और आपको जो है वो बोल दिया डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको सबसे पहले मैंने कहा ना कि कहां से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे हमेशा RDS से, कि आपको RDS से ही स्टार्ट करना है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आए तो आप RDS को चेक करो डायरेक्टली कि RDS जो है उसका रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा। तो समझना, मैं ऐसा बोलूंगा फ्रॉम RDS, ठीक है। तो RDS जो ये है इस रिएक्शन का कौन सा फर्स्ट स्टेप RDS है, तो मैं बोलूंगा R इज इक्वल टू, ये आ जाएगा K और NO2 की कंसंट्रेशन और साथ में F2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। RDS को डायरेक्टली देख के हम क्या कर सकते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि RDS अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। चलो ठीक है, हो गया। अब समझना बात को कि RDS में अब चेक करना है क्या RDS में कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। अगर RDS में इंटरमीडिएट है तो उसको हटाओ, बाकी जो दूसरे स्टेप है उनसे हटाओ। भैया मुझे RDS में कोई इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा। NO2 इस रिएक्शन का जो है वो क्या है, एक तरीके से रिएक्टेंट है। F2 भी रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब एक तरीके से रिएक्टेंट है। तो मैं बोलूंगा बिकॉज नो इंटरमीडिएट is present in RDS step, so order of RDS step will be the order of whole reaction। तो इस पूरी रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा ना वो कितना आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ये रिएक्शन जो है वो NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और रिएक्शन F2 के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर की है, क्योंकि यहां पर कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं। इंटरमीडिएट नहीं है तो जो RDS का ऑर्डर आएगा वही पूरी रिएक्शन का ऑर्डर आएगा। फिर इसके बाद देखो जरा कि एक और क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं, देखना। कि जैसे एक रिएक्शन आपको दी है, ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसी है, ClO माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू ClO3 माइनस और साथ में आपको दिया है 2Cl माइनस, ठीक है। ये रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म जो है वो कुछ यूं है कि स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो जो है वो इसकी मैकेनिज्म कुछ यूं है कि 2ClO माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू ClO2 माइनस और साथ में Cl माइनस, ठीक है। और स्टेप सेकंड जो है वो अपने पास ये है कि ClO माइनस प्लस ClO2 माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू ClO3 माइनस और साथ में जो है वो अपने पास यहां पर मिल गया Cl माइनस, ठीक है। अब आपको ये बोल रखा है ये वाला जो है ये तो है स्लो और ये है फास्ट। वीडियो को पॉज करो, चेक करो, ठीक है, क्या होगा। तो यहां पर जो है वो मैं ये लिखूंगा, देखना जरा कि जो RDS स्टेप है उसी से स्टार्ट करना है। तो फ्रॉम RDS, तो RDS स्टेप क्या कहता है कि R ये इक्वल होगा K और ClO माइनस की कंसंट्रेशन, है ना। तो अब देखना जरा ध्यान से, क्या RDS स्टेप में कोई इंटरमीडिएट है क्या,
मुझे तो नहीं दिख रहा है। ClO माइनस इस रिएक्शन का क्या है, एक तरीके से रिएक्टेंट है, तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वही कंप्लीट रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कितना आएगा, 2 आएगा। ये काम करना होता है आपको। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, तो उसका ऑर्डर आपको अगर डिटरमाइन करना है तो हम आरडीएस स्टेप से ही करते हैं। आरडीएस में अगर कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो उस इंटरमीडिएट को बाकी सारे जो भी स्टेप्स आपको दिए हैं उन स्टेप से उस इंटरमीडिएट को हटाओ, और जब सारे इंटरमीडिएट हट जाए तो समझ जाना कि अपने पास नेट रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन आ चुका है। तो भैया ये थी आज की क्लास। क्या क्या पढ़ा हमने आज, तो भैया आज हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत जरूरी चीज। ठीक है, तो ये था। अगली क्लास से हम क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर nth ऑर्डर, इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। और भैया जो है वो इस पर एक बार एनसीईआरटी आप जरूर देख लेना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है मैक्सिमम करना। जो आज मैंने टॉपिक बताया ना, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इस पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।